स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन की बायोलॉजी में हम लोग दृष्टि क्विक बुक को समराइज़ कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आज का। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, किसी कमीशन का हो, छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर को बिना पढ़े आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज़ करना ही होता है। यहाँ पर आपके जो न्यूट्रिशन में मिनरल्स हैं, चाहे वो लघु खनिज हों चाहे अल्प खनिज हों, वो या फिर विटामिन को लेकर के ये जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हर जगह बनते हैं और बहुत अच्छा सेट यहाँ पर दिया गया है जो आपको रिवाइज समराइज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है और अच्छे से आपके लिए तैयार किया है, जिसको कि आप कम समय में अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मेरी सलाह है कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएँ तो कुछ चैप्टर्स जिनको मैंने बोला है, जिनमें से एक ये है, इसको पूरा ज़रूर देख करके जाएँ, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना इनमें बनी रहती है। क्योंकि आप न केवल वीडियो से इसको, बुक से आप बिना इसको पढ़े एग्ज़ाम देने मत जाइए, ठीक है। तो एक दो दिन पहले इनको पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट हैं हमारे न्यूट्रिशन के। तो उसमें सबसे पहला प्रमुख है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए, क्या ज़रूरी हैं, क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जानिए कि ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनका सबसे बड़ा काम है, हमें क्या देते हैं, एनर्जी। किससे हमको मिलता है, क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट तुरंत मिल जाता है? तो आप शकरकंद खाते होंगे, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सभी क्या हैं, ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब समझिए, एक यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे। जैसे एक है स्टार्च या मंड। ये क्या होता है? ये एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें क्या होता है, तो अगर इसको रासायनिक भाषा में समझें तो मोनोसैकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। तो इसलिए स्टार्च या मंड जो है ये क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? स्टार्च या मंड। अब ये स्टार्च या मंड आपको समझाया क्यों गया बुक में, कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में, ये समझने वाली बात है। तो समझिए कि जो स्टार्च और सेल्यूलोज है, ये दोनों वनस्पति से ही मिलते हैं और दोनों पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। यानी कि दोनों बहुलक हैं और दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। कौन? स्टार्च भी और सेल्यूलोज भी। मिलता किससे है? तो वेजिटेशन, वनस्पति से मिलता है, जो भी आपके वनस्पतियां होती हैं, है ना। अब जो मंड है ये क्या होता है? तो मंड जो है वो पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस सेल्यूलोज क्या होता है? मंड का मतलब स्टार्च, और जो सेल्यूलोज क्या है, तो सेल्यूलोज जो है पौधों की कोशिका भित्ति, सेल वॉल में पाया जाता है। तो यानी कि अब यहाँ हमें थोड़ा सा जो प्लांट स्ट्रक्चर है उसका भी थोड़ा सा यहाँ जानकारी मिलती है। अब चूँकि इसका संबंध सीधे सीधे किससे है, वो कार्बोहाइड्रेट से है, ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, इसलिए स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो स्टार्च जो होता है इसको पहचाने कैसे? तो इसमें अगर आयोडीन डाला जाए तो उसका रंग नीला पड़ जाता है, और जबकि सेल्यूलोज जो होता है इसके घोल में रंग जो है ये प्रदान आयोडीन नहीं करता है। तो स्टार्च और सेल्यूलोज में ये अंतर इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन को देख लेते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? प्रोटीन का, जैसे वो हमें एनर्जी देते हैं, तो प्रोटीन का सबसे बड़ा काम क्या है? तो देखिए, प्रोटीन जो होते हैं, जितने हमारे टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, या हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स का, अंगों की संरचना जो है, उनकी क्रियाविधि, उनका विनियमन, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी क्रियाविधि, विनियमन सब इन्हीं से जुड़ी हुई है। अब क्या होते हैं प्रोटीन? तो देखिए, एक ये यौगिक होते हैं, उनमें क्या क्या होते हैं, कई बड़े जटिल नाइट्रोजन होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा कई एमिनो एसिड जो है वो कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, और जितने भी ह्यूमन बॉडी के काम होते हैं उनमें ये ज़रूरी होते हैं। इनका स्रोत क्या होता है? तो इनका स्रोत प्लांट भी है, एनिमल भी है, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी दोनों इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें पादप और जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। किसको? प्रोटीन की बात हो रही है। अब प्रोटीन में चूँकि जब दोनों से प्राप्त हो रही है, तो किसका प्रोटीन जो है वो ज़्यादा रिच है, वो देखते हैं, है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो चूँकि जो पशु प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, इसीलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो जो लोग मांसाहारी होते हैं उनको जो है ये प्रोटीन का स्रोत ही अच्छा रहता है। जो पादप स्रोत हैं उनमें आपके कई हैं, मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग, ये आपके प्लांट के हैं।
अगर यही पशु प्रोटीन यानी कि जंतुओं में बात करें तो कहाँ प्रोटीन किसका सबसे बेहतर है, तो जैसे पनीर चूँकि दूध से मिलता है तो इसलिए उसको पशु प्रोटीन माना जाएगा, तो उसको तो शाकाहार में रखा गया है, तो आप इसको ऐसे न समझिए कि केवल मांस से ही मिलेगा। तो पनीर, मछली, मांस, अंडा, दूध, तो ये सारे कैसे हैं, तो इनका स्रोत जो है चूँकि जंतु है तो इसीलिए जंतु स्रोत, इसीलिए दूध को भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है, पनीर को भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। और मांसाहार में क्या होगा, मछली, मांस, अंडे, इनको भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि किस प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, तो चाहे वो आप उसको प्लांट प्रोटीन कहें या पशु प्रोटीन कहें, है ना, जंतु प्रोटीन। ऑप्शन में आपके होगा तो पशु प्रोटीन को आप लगाएंगे। अब जो समझिए कि जो पशुओं से प्राप्त होता है प्रोटीन, जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, तो इनमें जो प्रोटीन होता है ये सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल इसमें होते हैं, इसीलिए इनको कंप्लीट प्रोटीन भी कहते हैं। तो क्या शाकाहार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कंप्लीट, शाकाहार का मतलब जो आपके पादप वाले हैं, क्या इनमें कोई ऐसा नहीं है जो सभी अनिवार्य अमीनों में पाए जाते हों? तो आपके विकल्प में हो सकता है इसमें सोयाबीन जो है एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि हम पढ़ते समय कभी ध्यान देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं। अब प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो इसको रसायन की भाषा में देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लौह, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो अभी ये सारे जो हम लोग माइनर जो ट्रेस जो मिनरल्स हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से हमारे जो है महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनका क्या महत्व है, उनकी कमी से क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो किनको होती है, देखिए होती तो सबको है, लेकिन मैक्सिमम जो है बड़े और जो बच्चे हैं, वृद्धों और तरुण, उनमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो वृद्धों में ज़्यादा होती है, और जो तरुण हैं यानी कि बड़े हैं मतलब युवा हैं, उनमें कम होती है। यानी कि बड़ों को प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, उनको जो ये पदार्थ हैं उनको ज़्यादा लेने चाहिए। अब देखिए जो ऊष्मा है, एक्स किरणें हैं, भारी धातु, लवण, ये सब जो है प्रोटीन को विकृत करते हैं। जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वो विकृत नहीं करती। अब इनका यहाँ लिखने का मतलब क्या था, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कि प्रोटीन को कौन इसमें विकृत करता है, तो ऑप्शन में आपके दे दिया जाएगा ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण और अवरक्त किरणें। अब अवरक्त किरणें जो हैं वो इनको विकृत प्रोटीन को नहीं करती हैं, इनसे प्रोटीन को नुकसान नहीं पहुंचता है। अब एक बात यहाँ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सामान्य अगर काम करने वाली अगर कोई महिला है तो उसको प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा जो है 45 ग्राम होती है, लेकिन अगर वो फीडिंग करा रही हैं, दूध पिला रही हैं माँ, तो उसको प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसको लेना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अमीनो अम्लों को लेकर के पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है इनमें कई अमीनो अम्ल होते हैं, और तो ये अमीनो चूँकि उन्हीं से जुड़े बॉन्ड ही होते हैं, तो इनकी संख्या को लेकर तो सामान्य जो अमीनो अम्ल हैं लगभग 20 हैं, लेकिन 9 जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। कितने हैं? 9। और 11 जो है वो गैर आवश्यक। आवश्यक तो सारे हैं, लेकिन मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, तो 9 की है। तो वो कौन कौन से हैं आवश्यक, उनको देख लीजिए, ये आपसे विकल्प में पूछे जा सकते हैं, वो 9 कौन कौन से हैं। तो देखिए, और ख़ास बात इनकी ये भी है कि जो 9 सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, इनका मानव शरीर के अंदर निर्माण नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने इन चीज़ों को नहीं खाया तो इनकी कमी होना तय है, और आपकी क्रियाविधियाँ इनसे प्रभावित होंगी, और उनसे जो कमी होगी वो भी इससे भी आप प्रभावित होंगे। इसीलिए पोषण का विशेष महत्व है। तो मानव शरीर में इनका निर्माण नहीं होता। कौन कौन से होते हैं ये, तो आहार के माध्यम से इनको लेंगे। आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानाइन। अगर सारे नहीं भी याद हो पाएँ तो कम से कम कुछ जो आपको इसमें नाम लगें, जो आपको थोड़े इजी हों, रखिए, याद रखिए। तो आपके विकल्प में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा इसमें से आवश्यक या अनिवार्य तथ्य है, तो कम से कम 9 ये याद तो कर लीजिए। नहीं भी याद कर पाते हैं तो अच्छे हिस्टिडीन का याद रखिए, जो आपका मिथियोनिन है, ल्यूसिन है, इनको याद रखें। तो कुछ ऐसे नाम जो आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट में आते रहते हैं, उनको नाम अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। गैर आवश्यक में भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ग्लूटामिन है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है, टायरोसिन है, सिस्टीन है, एलेनिन है, कुछ इंपॉर्टेंट का इसमें दिया गया है।
हालांकि इनका उत्पादन जो है लीवर द्वारा ज़्यादातर किया जाता है, मानव शरीर में इनका उत्पादन कुछ का होता है। तो ये रहा प्रोटीन। तो पहले देखा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद देखा प्रोटीन। तो कंपोनेंट में जो हमारा खाना खाते हैं, आहार है, उसमें कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब इसके बाद देखेंगे क्या? वसा, फैट, यानी कि फैट भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आएगा आपका विटामिन, उसके बाद आपके आएंगे जल, फिर रेशे, फिर खनिज लवण। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आपके कंपोनेंट हैं, तो उन सबका भी डिटेल आगे चल के देखेंगे। तो पहले फैट का देख लेते हैं। वसा, वसा का पहले काम क्या है ये समझिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपको ऊर्जा देता है, जो प्रोटीन होता है वो आपके शरीर की क्रियाविधियाँ, ऊतकों के अंगों की संरचना बनाती है, बहुत ही ज़रूरी है। जो वसा होती है ना, ये क्या करता है कि ये वसा शरीर को ऊर्जा देने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है वैसे ये भी, अगर इनमें से दोनों में से किसी कमी हुई तो आपको ऊर्जा जो एनर्जी मिलती है वो नहीं मिलेगी। और इसको जो है दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे जंतु स्रोत हो चाहे वनस्पति स्रोत हो, यानी कि दूध, पनीर, अंडा, मछली, वनस्पति तेल, इन सभी से फैट प्राप्त किया जा सकता है। ये वसा है क्या? तो जो आपकी स्किन है उसके नीचे ये जमा होता है ना, जो थुलथुला भाग होता है, तो वो जमा होकर क्या कहता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर निकलने से ये रुकता है। तो ये वसा उसमें आपकी मदद करती है। अब आप समझिए कि जो फैट है, आपने देखा कि भाई प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल रही है लगभग, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी मिलती है। तो किसकी अधिक भागीदारी है? तो प्रति ग्राम अगर वसा की बात करें तो चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से मिलती है। तो इसलिए फैट एक बैलेंस डाइट में लेना होता है, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड्स का संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, फैटी एसिड्स हैं, उनका संश्लेषण नहीं कर पाती हैं, उनको हमें अपने पोषण से ही लेना पड़ता है। अब एक इन्फो बॉक्स यहाँ शेयर किया गया है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जो आपके पोषण के कंपोनेंट हमने आपको बताए कि ये बड़े कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपके खाने में अनिवार्य रूप से अधिक होने चाहिए। इसके अलावा भी आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनमें आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, विटामिन, जो मिनरल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जैसे एसिटिक, साइट्रिक, लैक्टिक, जो है ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में ध्यान रखेंगे। तो मैक्रो याद रखें 3 हैं, जो पहले 3 पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और जो बाकी बचता है जैसे विटामिन है, मिनरल्स हैं और जो एसिड्स हैं वो क्या है आपके? तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हालांकि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर आवश्यकता किसकी पड़ती है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन, खनिज लवण और ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, तो वो जो है उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। भाई ज़रूरत तो सभी की है, लेकिन पूछा जाता है किसकी अधिक पड़ती है। इसके बाद अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले क्या आएगा? विटामिन आएगा। अब विटामिन एक बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से देखते हैं। तो विटामिन अभी आगे चल के टेबल में आएगा, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और उसका पूरा टेबल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं, अभी कंपोनेंट की बात हो रही है। तो जल जो होता है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। जो रेशे होते हैं, फाइबर्स, ये क्या करते हैं? जो आपका बचा होता है खाना शरीर में जो पचता नहीं है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसलिए फाइबरस फूड खाने से आपका पेट सही रहता है। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रतिऑक्सी कारक। ये क्या करते हैं? तो जो हमारे अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, उसको ये क्या करते हैं? मंद करते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं, उपापचय प्रक्रियाएं, वो चलती रहती हैं मानव शरीर में। तो इसमें क्या होता है? कुछ जो है फ्री रेडिकल्स होते हैं, भाई कुछ उत्पन्न होंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो जो आपकी सेल हैं उनको डैमेज कर देंगे। अब अगर वो लगातार निकलते रहे उस प्रक्रिया में, डैमेज करते रहे, तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जब इनका पोषण के जरिए लेंगे, जैसे आप हरी सब्जियां, फल, आंवला वगैरह जब आप खाएंगे, तो क्या करेंगे? कुछ उनसे एंटीऑक्सीडेंट निकलेंगे। तो इनसे जो कुछ मुक्त मूलक या जो निकल रहे होंगे, जो आपको हानि पहुंचा रहे होंगे, उनको ये निष्क्रिय कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके एक तरीके से एंटीबॉडीज़ की तरह से काम करते हैं, उसको पूरा सेफ रखते हैं। जो आपकी मेटाबॉलिज्म में निकलते हैं ऐसे चीज़ें, तो उनको वो मंद कर देते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी। इनके स्रोत क्या हैं? हरी सब्जियां हैं, फल हैं कुछ, तो उनके भी आगे उसको देखेंगे। अब जैसे खनिज लवण है,
तो खनिज लवण जो है वो क्या है, तो खनिज लवण जो हैं अच्छे, ये भी विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तो कुछ आवश्यक खनिज को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो अल्प मात्रा में लगभग 20 प्रकार के खनिज आयन के रूप में मौजूद होते हैं, आयन के रूप में होते हैं, और बहुत थोड़ी इनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इनमें से किसी की कमी हो जाए तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनको भी लघु और अल्प में, यानी कि माइनर और ट्रेस में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये टेबल आगे दिया है तो इसको हम लोग देखेंगे। और कुछ महत्व दिया गया है शरीर में खनिजों का, तत्वों का महत्व क्या है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो अस्थियों और दांतों के प्रमुख घटक होते हैं। कुछ खनिज तत्व हैं जैसे हृदय स्पंदन है, पेशी संकुचन है, रक्त के थक्का करने आदि के लिए आवश्यक होते हैं। इनको भी देखना पड़ेगा कि आपके हृदय स्पंदन से रिलेटेड कौन सा है, मतलब किस मिनरल से हमें क्या दिक्कतें होती हैं, किनको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो कुछ जो है कोशिका कला की पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, तो कुछ मेटाबॉलिज्म में अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो कुछ ब्लड प्रेशर को लेकर के। तो इस तरीके से ये बहुत सारे हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही वाला पार्ट में कह रहा था कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है ये? लघु खनिज का है, माइनर मिनरल्स का है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छे से ना दिख रहा हो तो जो उसका विजिबिलिटी है वो आप 480 पे कर लीजिए या 720 पे, तो आपको जो पिक्सल्स हैं वो आपको अच्छे से ये दिखाई देने लगेगा। तो एक एक को करके देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो मेन कौन से हैं इनके नाम देख लेते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। यहाँ से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे गए हैं, तो ज़रूरी है इसको पढ़ना। कैल्शियम का महत्व क्या है? तो कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम तो हमारे दांतों और हड्डियों की रचना करता है। जो रुधिर स्कंदन है वो भी कैल्शियम से मदद करता है। जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, उनकी पेशियों के कार्य हैं, उनमें भी कैल्शियम महत्वपूर्ण है। अब कमी हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्टिव होंगी। नीचे आप पकड़ लीजिए कि जब आपकी तंत्रिका पेशी का कार्य ही नहीं होगा तो क्या होगा? शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, तो अवरुद्ध हो जाएगी। ये सबसे बड़ी कमी है। और कैल्शियम नहीं होगा तो ये तो आप नॉर्मल, वैसे भी आप जानते होंगे कि दांत हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। सबसे पहले शरीर ही दर्द होने लगेगा आपका। डॉक्टर कहेगा भाई कैल्शियम खाओ, तो कैल्शियम की दवाएं दे देगा। तो उससे अच्छा पोषण में ले लो। क्या क्या लोगे? तो खाते रहो दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडे, मछली, जम के खाओ, दवा मत खाओ, और आसानी से इस कैल्शियम को ग्रहण करो। ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है? तो दूध में मिलता है भाई। देखो दूध में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, दूध पीना चाहिए। दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली, इन सब में मिलता है। ये फास्फोरस तो सबसे ज़्यादा कहाँ अपना प्रभाव डालता है? दांत और हड्डियों में। अगर इसकी कमी है तो दांत हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। और चूँकि ये जो है एसिड बेस का बैलेंस क्रिएट करता है, तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये। एसिड बेस का बैलेंस गड़बड़ाया तो जान लीजिए कि आपका पूरा पाचन जो शक्ति है वो गड़बड़ हुआ। इसके अलावा ATP, DNA, RNA, इन सब का जो है घटक होता है। तो अगर ये आपका कम हुआ फास्फोरस, यानी कि आपने दूध, मांस, अनाज, अंडा, मछली, इनमें से कुछ भी नहीं खाया, तो क्या होगा? एक तो ग्रोथ तो रुकेगी ही, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी अवरुद्ध होगा, और दांत और हड्डियां सबसे पहले कमज़ोर हो जाएंगी। अब बात करते हैं सल्फर की। गंधक, गंधक क्या है? तो गंधक जो है इसकी ज़रूरत होती है कहाँ पर? तो कुछ हार्मोन, विटामिन होते हैं, उनका घटक होता है ये। कैरोटीन का संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। तो कैरोटीन के संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सल्फ़र की पड़ती है, गंधक की। और सल्फ़र हमें मिलता किस में है? तो ब्रोकली आप खाते होंगे, जो हरी गोभी आपको दिखती है सब्जी, तो ब्रोकली में आपको मिल जाता है सल्फ़र। इसके अलावा सलजम में मिल जाएगा, गोभी में भी मिलता है, सेम में मिल जाएगा, अंडा, मांस, पनीर, मछली में तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका ये सल्फ़र जो है इन पदार्थों से मिलता है। तो ये क्या करते हैं कि इनकी अगर कमियां हो जाएंगी तो आपकी प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसमें भी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। पोटेशियम के लेकर के बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो हृदय रोगी हैं उनको किसका बहुत ध्यान रखना होता है? तो पोटेशियम का ध्यान रखना होता है। तो उनको, जो अगर मांसाहारी हैं तो मांस, दूध, अनाज, फल या हरी सब्जियां, ये इन्हीं से ये स्रोत होता है पोटेशियम का। और ये हृदय स्पंदन में जो है, आपके हार्ट बीट जो चलती है हार्ट, तो ये हृदय स्पंदन में ये बहुत ज़रूरी होता है, इसका महत्व होता है। और उससे भी बड़ी बात, ये एसिड बेस जो आपका अम्ल क्षार संतुलन है वो भी मेंटेन करता है। और जो आपकी कारिकी है तंत्रिका पेशियों का, उनमें भी, और जो जल संतुलन है उनमें भी।
तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया हृदय स्पंदन को लेकर के पोटेशियम का, ठीक है। तो जो जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए ये समस्या होती है कि पोटेशियम की कमी होती है, पेशियों की दुर्बलता होती है, पक्षाघात भी इसमें हो सकता है। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है, तो जो पेशियों की ऐंठन है, थकावट है, ये इनसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड बेस बैलेंस है वो भी ये मेंटेन करता है, पानी का संतुलन भी। किससे मिलेगा? तो क्लोरीन और सोडियम जो है आपको मिल जाता है खाने वाले नमक से। NaCl होता है तो आपको क्लोरीन और सोडियम जो है वो यहीं से मिल जाएगा। इसमें सोडियम, जो पोटेशियम है, सोडियम है, ये दोनों ही आपके हृदय स्पंदन में काम करते हैं। बाकी क्लोरीन सोडियम जो होता है वो एसिड बेस बैलेंस में और आपका जो वाटर बैलेंस है इसमें क्रिएट करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर लो ब्लड प्रेशर की समस्या वाला पेशेंट है तो उसको किस चीज़ के अपने मिनरल का ध्यान रखना चाहिए, तो सोडियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो जैसे अगर उसका लो ब्लड प्रेशर होता है तो इसीलिए उसको क्या कहता है कि नमक का घोल जो है उसको दिया जाता है, नमक चीनी का। तो इससे क्या होता है कि खाने वाले नमक में सोडियम होता है और उसको वो मिलता है, तो जो निम्न रक्तचाप है वो उसकी समस्या उसको दूर होती है, उसको आराम मिल जाता है। तो इसकी कमी से आपका लो ब्लड प्रेशर भी होता है, भूख की कमी है, पेशियों की ऐंठन, थकावट तो होगी। सबसे पहले तो थकान ही आपको लगती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है, वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सबसे महत्वपूर्ण काम कहाँ है? तो मैग्नीशियम का है आपका नर्वस सिस्टम में। तो जो तंत्रिका तंत्र की कार्य की है और दांतों और हड्डियों की रचना है उसमें मैग्नीशियम का बहुत महत्व है। और ये आपको मिलता किससे किससे है? तो साबुत अनाज अगर आप लेते हैं तो आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। दूध तो एक संपूर्ण आहार माना ही गया है, दूध में भी मिलेगा। मछली, मांस, हरी सब्जियों में मैग्नीशियम की मात्रा अल्प रूप से पाई जाती है। उपापचयी जो आपके मेटाबॉलिज्म हैं तो उनमें अभिक्रियाओं की अनियमितता से विविध तंत्रों की कार्यकी, जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कार्यकी प्रभावित हो जाती है। यानी कि नर्वस सिस्टम को लेकर के अगर क्वेश्चन पूछा है तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे हमारे कुछ लघु खनिज जो हमारे पोषण में बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अल्प खनिज की। देखिए, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही वाला हाल है यहाँ कि छोटे छोटे जो ये हैं बहुत माइनर हैं। यहाँ से क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस सेट से उठाएं तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन से भरे हुए हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं तो आपको इनका महत्व पता होगा। जैसे कि आयोडीन है, लौह है, जिंक, तांबा, जो भी आपको डॉक्टर दवाएं लिखता है तो आपको उसमें आपको आयरन भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो क्यों? क्योंकि आप इनमें से इन चीज़ों को खाते नहीं। तो अल्प खनिज में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आयोडीन, तो आयोडीन का महत्व कहाँ है? तो जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन कहा गया ना, तो ये इसका महत्व, अगर भाई आपने इसको आयोडीन नहीं लिया तो क्या होगा? जो मंद शारीरिक विकास में ग्रोथ ही नहीं होगा और बुद्धिहीनता भी होगी, घेंगा रोग होता ही है। तो ये आपको पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, जो बुद्धि की कमी है वो भी हो सकता है, या शारीरिक विकास जो है वो भी मंद हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन। और आपके ये आयोडीन जो आयोडाइज आपका साल्ट है उसी में मिलता है आयोडीन युक्त नमक, उससे आपकी पूर्ति हो जाती है। या फिर इसका अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, अगर आयोडीन नमक ना हो और आपके विकल्प में और भी चीज़ें हों तो उसमें समुद्री भोजन हो सकता है, अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है, जिसमें कि आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो कभी कभी विकल्प में आपको नमक पता है वो नमक नहीं रखेंगे, तो आपको समुद्री भोजन अगर उन्होंने रख दिया विकल्प में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये विकल्प भी पता है कि आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। अब इसके बाद आयरन की टैबलेट तो हमेशा खूब खाते हैं जब भी डॉक्टर देता है। तो क्या इसका महत्व है? आयरन का महत्व है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है ये, और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ऑक्सीजन को लेकर के ट्रेवल करना, यानी कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाना। अगर ये कमी हो गई तो क्या होगा? सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा और जो आपका सुरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। आयरन कम हुआ तो फिर जान लीजिए कि फिर सारा सब बैलेंस आपका गड़बड़ाया। तो लौह की कमी से क्या क्या होता है? तो ये आपको यहाँ पता चल गया कि एनीमिया की समस्या हो सकती है, हीमोग्लोबिन कमी हो सकती है, और जो शरीर का सुरक्षा तंत्र है वो आपका वीक हो सकता है। काम पता ही चल गया कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसका घटक होता है, तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, और जानते हैं कि सभी अभिक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है शरीर में। जिंक की टैबलेट आपको अक्सर कर दी जाती है। जिंक क्यों इतना ज़रूरी है? तो देखिए, जिंक जो होता है आपकी प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है आपके अंदर, ठीक है। तो ये इसके लिए भी, इसके अलावा भी जिंक का और क्या क्या काम है?
तो सामान्य वृद्धि है, जननांगों का विकास है, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करना है, घावों को भरने में है। तो ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं, जब आप नॉर्मल भी आप दवा के कंपोजिशन के तौर पे उसमें जिंक को रखा जाता है ताकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी मजबूत बनी रहे, है ना। हालांकि चूँकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स में भी बहुत कम, इसलिए इनकी मात्रा बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शरीर में होना इनका बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाएगा, भूख की कमी होगी, जनन क्षमता की कमी हो सकती है, वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, खुरदुरी त्वचा। तो भाई जब आपकी प्रतिरोधी क्षमता ही आपकी वीक हो गई और भी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ एक बात, ये फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिंक। तो इसलिए जिंक का जो रोल है ह्यूमन बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपर की क्या ज़रूरत है, कॉपर हमारी बॉडी में क्या क्या करता है, तो कॉपर को समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, तो उसका तो ये एक तरीके से को कंपोनेंट है, और लौह उपापचय, संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनी, इनका विकास करता है, और जो आपका मेलानिन पिगमेंट होता है उसका भी निर्माण कॉपर करता है। इससे क्या हो सकता है कॉपर से, तो कॉपर से आपको हो सकती है ब्लड की कमी हो सकती है, बालों का रूखापन हो सकता है। अगर बालों के रूखापन है तो मतलब कॉपर एक बार आपको देखना चाहिए आपकी बॉडी में कितना है। संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, ये सभी इनकी कमी से हो सकता है। किससे मिल सकता है, तो पोस्ता और सूरजमुखी का बीज अगर आप खाने में ले रहे हैं तो भी आपको कॉपर मिलता है। ख़ास तौर से जो मेवे हैं उनमें आपको मिल जाता है, या फिर जो आपके कंप्लीट फूड में कई चीज़ें हैं, जैसे आपके अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, समुद्री भोजन है, मांस है, फलियां हैं, तो उनमें आपको कॉपर की मात्रा आपको मिल जाता है। मैग्नीज को लेके क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो देखिए, जो अस्थियों का विकास होता है वो इसमें सहायक होता है। ये उपास्थि, अस्थि, संयोजी ऊतक की वृद्धि जो होती है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर नहीं होता है तो इसमें अनियमितता हो जाती है, ठीक है। यूरिया संश्लेषण, फास्फोट समूह का स्थानांतरण, उन सभी संबंधी जितने काम होते हैं, तो कुछ एंजाइम होते हैं, उनके ये को कंपोनेंट होते हैं। तो मेनली काम क्या होता है, तो जो आपकी कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है उनमें अनियमितता न होने पाए, उसके लिए मैग्नीज को होना इम्पॉर्टेंट है। ये आपके अनानास में है, बीन्स में है, चाय में भी थोड़ा मात्रा में है, कुछ फलों में है, मेवा, साबुत अनाज में है मैग्नीज। तो चूँकि बहुत ये आयन के रूप में उपलब्ध होते हैं। कोबाल्ट को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। पहला क्वेश्चन टारगेट पे रखिए। और जो आपके मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, अगर नहीं होगा तो मेंटल डिसऑर्डर की भी समस्या, भाई जब एनीमिया हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। और किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आपके विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है वो इसका महत्वपूर्ण ये घटक होता है, साइनोकोबालामिन का। और ये जो है आपकी जो RBCs होती हैं उनके निर्माण में भी सहायक होता है। और ये आपको मिलता कहाँ है, तो कंप्लीट जो आपका है जो चीज़ें हैं वो तो रहेंगी, दूध, पनीर, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जो और अलग से उनको देख लेते हैं, तो यकृत और ओएस्टर है, तो उसमें भी कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती। तो जो नॉर्मल है उनके अलावा भी अगर एक दो हैं तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सोर्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब सेलेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, फ्लोरीन, ये बहुत छोटे छोटे अवयव हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासतौर से इनकी कमी से क्या होता है। तो सेलेनियम की कमी से होता है पेशियों की पीड़ा और हृदय पेशी का क्षय। क्रोमियम की कमी से होता है ग्लूकोज, उपापचय और ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ। मॉलिब्डेनम की कमी से होता है नाइट्रोजनीय अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता। और फ्लोरीन का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो फ्लोरीन की कमी से आपके दांतों में दुर्बलता, और अगर ये ज़्यादा भी हो जाए तो भी समस्या है, क्योंकि तब फ्लोरोसिस हो जाता है। तो ज़्यादा कम, देखिए सब में ज़्यादा कम के कारण है ना, तो इसलिए कोई इसमें ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही हो जाए। इसलिए दवाएं खाना बहुत ज़रूरी नहीं है। इनसे संबंधित जो पोषक पदार्थ हैं, जैसे कि आपका समुद्री भोजन है, अंडे हैं, और यकृत, मेवे, साबुत अनाज, या फिर जो फलियां हैं, या जो आपका पेयजल है, चाय समुद्री है, समुद्री भोजन है, समुद्री मछली वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये रहा हमारा खनिज का जो टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, इसको हम लोगों ने रिवाइज़ किया। इसके बाद का जो इम्पॉर्टेंट है, एक और इसमें मैं वीडियो बनाऊँगा, वो होगा विटामिन पर। तो विटामिन को लेके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, और आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी पढ़ना तो मतलब विटामिन पढ़ना, मिनरल्स पढ़ना तो मस्ट है।
तो इसको लेकर के हम लोग अपने अगले वीडियो में आएंगे और इसको अच्छे से देखेंगे जैसे कि यहाँ समराइज़ किया गया है। और इस बुक की खास बात यह है कि जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वही स्टेटमेंट है, बहुत घुमा फिरा के नहीं रखा गया है। और आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत कम समय में आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। इवन अगर आप शुरू से सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको पूरी बुक लगेगा कि जैसे आपने पढ़ा है, और आप महज हफ्ते भर में या 3-4 दिन में अगर आप मेहनत करें तो पढ़ करके पूरा आप अपना एग्ज़ाम देने की क्षमता अपनी रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा है और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है इन वीडियोज़ पर, और इससे मुझे भी बल मिलता है। तो आपको वीडियोज़ मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।